अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशिया आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इमरान सीरीज़ एक्शन ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। मज़हर कलीम की लिखी हुई और ये स्पेशल नंबर है। इसमें पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इसराइल गई हुई है और वहाँ पे तबाहियाँ मचानी है उसने। तो इस किस्म की इस टॉपिक पर जितनी भी इमरान सीरीज़ होती हैं बहुत मज़ा आता है उन्हें पढ़ने में। इसमें इमरान सीक्रेट सर्विस के जो अहम 4 मेंबर हैं उन्हें अपने मुल्क में ही छोड़ गया है, क्योंकि पीछे भी कोई दहशतगर्दी का ख़तरा था। तो वो 4 मेंबर जो कम आते हैं सामने आते हैं उन्हें साथ लेकर गया है खावर, सिद्दीकी, चौहान और नुमानी। और इसके अलावा वो अपने शागिर्द टाइगर को साथ लेकर गया और उसने 2 टीमें बनाई हैं। एक टीम में वो ख़ुद और उसका शागिर्द टाइगर है और दूसरी टीम में बाकी चारों मेंबर्स हैं। और उन चारों को इसराइल में तबाही फैलाने का मिशन दिया गया है कि इस तरह के लेकिन करें कि जिसमें किसी इंसान की मौत ना हो, लेकिन इमलाक को वो नुकसान हो, उनकी तबाही हो। तो अभी वो स्टार्ट करने ही लगे मिशन और वो रवाना ही हुए थे कि उनका सामना हो गया वाइट स्टार के चीफ कर्नल ब्लाशर से। लेकिन अभी तक कर्नल उन्हें पहचान नहीं सका। उन सब ने मेकअप किए हुए हैं और वो अपने आप को और उनके पास जितना उनकी जीप में असला है उस सब को छुपाने में कामयाब रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो कितनी देर तक खुद को छुपा सकते हैं और आगे क्या होता है उनके साथ। तो चलें शुरू करते हैं। बस हो सकता है ये जीप सड़क से हटकर रेत के टीलों में चली गई हो, पीछे बैठे हुए जैक ने कहा। मगर क्यों? टीलों में क्या है? ठीक है, अब टीलों को भी देख लेते हैं। और अगर ये टीलों में गई है तो फिर ये लाजमन मशकूक है, कर्नल ब्लाशर ने तेज़ लहजे में कहा और हेलीकॉप्टर को मोड़कर कस्बा हदीदा के ऊपर से होता हुआ सहरा पर उसे उड़ाने लगा। अच्छा, पहले उन लोगों की तरफ से दिखाया गया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उनका वास्ता पड़ा कर्नल ब्लाशर से, हेलीकॉप्टर आया और वो नीचे उतरे और उन क्या बातचीत हुई। और अब इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है कि इनकी साइड पर क्या बातें हो रही थी और किस तरह ये वहाँ तक पहुँचे थे। तो वाक़या वही है, लेकिन अब वो इस तरह से रिपीट हो रहा है। हेलीकॉप्टर को मोड़कर कस्बा हदीदा के ऊपर से होता हुआ वो सैराब पर उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर को वो पहले की निस्बत और ज़्यादा बुलंदी पर ले गया ताकि दूर दूर तक टीलों को चेक किया जा सके। ओह वाकई जीप यहाँ मौजूद है, अचानक कर्नल ब्लाशर ने चीखते हुए कहा। जीप वाकई एक बड़े से टीले की ओट में खड़ी थी और उसके बाहर 4 अफराद खड़े थे। हेलीकॉप्टर चूँकि काफ़ी बुलंदी पर था इसलिए जीप और उसके साथ खड़े हुए अफराद खिलौनों की तरह नज़र आ रहे थे। कर्नल ब्लाशर ने होंठ भींचते हुए हेलीकॉप्टर की बुलंदी तेज़ी से कम करना शुरू कर दी और जब वो इस जीप के ऊपर से होकर आगे बढ़ा तो उसने एक कब्रसी को हाथ में कैमरा उठाए एक टीले के सामने झुके हुए देखा। उसने ज़रा आगे जाकर हेलीकॉप्टर मोड़ा और फिर उसे उस टीले से कुछ फासले पर उतार दिया। होशियार, हो सकता है ये ख़तरनाक मुजरिम हो, कर्नल ब्लाशर ने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा और फिर उछलकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। उसके पीछे जैक और हरसन भी मशीन गनें उठाए नीचे उतर आए और कर्नल ब्लाशर उन्हें साथ लिए तेज़ी से जीप की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर सख्ती सी ओत कर आई थी। फ़ोटो खींचने वाला और उसके 3 दूसरे साथी उन्हें देखते ही तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर हैरत के आसार थे और कर्नल ब्लाशर ने देख लिया था कि वो नहते थे और वो वाकई कब्रसी थे। कौन लोग हो तुम और यहाँ रेत पर क्या कर रहे हो? करीब आने पर कर्नल ब्लाशर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और जवाब में उन्होंने यही कहा कि वो स्याह हैं और यहाँ रेत के टीलों की तस्वीर बना रहे हैं। इस वक्त कर्नल ब्लाशर को उनके कैमरे पर शक हुआ, लेकिन उसके तलब करने पर जब उसने बड़े इत्मीनान से कैमरा इसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसका शक कदरे दूर हो गया। उसने कैमरे को उलट पुलट कर देखा। वो वाकई आम साख्त का कैमरा था। कैमरा वापस करके कर्नल ब्लाशर ने उनके कागजात चेक किए। कागजात असल और दुरुस्त ही मालूम होते थे। कर्नल ब्लाशर का शक दूर हो गया और उसने उन्हें सिर्फ त्राबलस पहुंचकर पुलिस में रिपोर्ट करने वाला कानून बताया और फिर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। उसके होंठ भिंचे हुए थे। हेलीकॉप्टर लेकर वो वापस कस्बा हदीदा में अपने ठिकाने पर पहुंच गया। गो उसके जहन के मुताबिक ये लोग मशकूक ना थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरते ही उसे एक ख्याल आया तो वो नीचे उतरते हुए जैक से मुखातिब हुआ। जैक,
तुम और हसन हेलीकॉप्टर लेकर वापस जाओ और उन जीप वालों को कहो कि वो तराबलस पहुंचकर उस वक्त तक रेलवे स्टेशन से बाहर ना निकलें जब तक मेरा वहां फ़ोन ना पहुंच जाए। जाओ जल्दी करो, कर्नल ब्लाशर ने तेज़ लहजे में कहा और जैक उतरने के बजाय वापस अंदर घुस गया और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर दोबारा फ़ज़ा में उठा और घूमकर तेज़ी से तराबलस की तरफ बढ़ने लगा। कर्नल ब्लाशर के जहन में अचानक एक ख्याल आया था कि क्यों ना उन कागजात को होम्स से चेक कर लिया जाए। ये लोग होम्स की रोड चेक पोस्ट से क्रॉस करके ही हदीदा पहुंचे होंगे और वहां मौजूद इसराइल के ऑफिसर ने ही उन्हें इसराइल में दाखिल होने का परमिट दिया था। इस ऑफिसर का नाम नेल्सन था और चूंकि वो उसका क्लास फेलो था इसलिए उससे अक्सर मुलाकात होती रहती थी और उसे मालूम था कि आजकल नेल्सन होम्स की चेक पोस्ट पर तैनात है। नेल्सन बेहद समझदार और होशियार आदमी था, इसलिए हुकूमत इसराइल ने उसे इस अहम जगह पर तैनात किया था ताकि गलत अफराद इसराइल में दाखिल ना हो सकें। अपने कमरे में दाखिल होकर कर्नल ब्लाशर तेज़ी से एक कोने में रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ा। उस रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, हदीदा चेक पोस्ट। दूसरी तरफ से रब्ता कायम होती एक आवाज़ सुनाई दी। कर्नल ब्लाशर बोल रहा हूँ, क्या मेरे फ़ोन से होम्स की चेक पोस्ट से रब्ता हो सकता है? कर्नल ब्लाशर ने तेज़ लहजे में पूछा। आप किस से बात करना चाहते हैं जनाब? दूसरी तरफ से पूछा गया। इसराइली अताशी नेल्सन से, कर्नल ब्लाशर ने जवाब दिया। यस सर, नेल्सन साहब खसूसी लाइन पर मौजूद है, आप 3031 पर डायल कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल ब्लाशर ने बगैर कोई जवाब दिए क्रेडल दबाया और टोन आने पर उसने तेज़ी से बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। चंद लम्हे घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, कौन बोल रहा है? रिसीवर से नेल्सन की आवाज़ उभरी, जिसे कर्नल ब्लाशर अच्छी तरह पहचानता था। नेल्सन, मैं कर्नल ब्लाशर बोल रहा हूँ हदीदा से, कर्नल ब्लाशर ने कहा। ओह ब्लाशर, तुम? और यहाँ हदीदा में? खैरियत है? दूसरी तरफ से नेल्सन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। उसकी हैरत बजा थी क्योंकि कर्नल ब्लाशर तो तेल अबीब में रहता था। एक ज़रूरी मिशन पर यहाँ आया हूँ। एक दुश्मन मुल्क के एजेंटों के बारे में इत्तला मिली थी कि वो हदीदा चेक पोस्ट से इसराइल में दाखिल होंगे। मैं उन्हें चेक करने यहाँ आया था, कर्नल ब्लाशर ने कहा। ओह, फिर पकड़े गए वो? नेल्सन ने संजीदा होते हुए पूछा। अभी चेक ही नहीं हो सके, पकड़े कहाँ गए? तुम ये बताओ कि अभी एक जीप होम्स की तरफ से हदीदा चेक पोस्ट से गुजरी है, उसमें 4 कब्रसी स्याह सवार थे। वो तुर्किया से होते हुए शाम आए थे और अब इसराइल में दाखिल हुए हैं। तुमने उनके कागजात चेक किए होंगे क्योंकि तुम्हारा जारी करदा परमिट उनके पास है, वो ठीक लोग हैं, कर्नल ब्लाशर ने तेज़ लहजे में कहा। कब की बात कर रहे हो? नेल्सन के लहजे में हैरत थी। अभी आधा घंटा पहले वो चेक पोस्ट से गुजरे हैं। ज़ाहिर है तुम्हारी तरफ से उन्हें चेक पोस्ट तक आने में आधा घंटा लग गया होगा, यानी तकरीबन 1 घंटा पहले तुमने उन्हें परमिट दिया होगा, कर्नल ब्लाशर ने कहा। क्या कह रहे हो ब्लाशर? मैं गुज़श्ता 4 घंटों से ड्यूटी पर हूँ। मैंने तो किसी कब्रसी को परमिट जारी नहीं किया और ना ही कोई कब्रसी परमिट लेने यहाँ आया है, बल्कि मेरा ख्याल है कि कोई जीप भी यहाँ से इसराइल नहीं गई, नेल्सन ने कहा। तो फिर ये जीप और ये कब्रसी कैसे यहाँ पहुँच गए? तुम्हारी चेक पोस्ट से गुजरे बगैर वो कैसे आ सकते हैं? कर्नल ब्लाशर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों नहीं आ सकते? होम्स में जहाँ हमारी चेक पोस्ट है वो शहर के आखिरी हिस्से में, अब उससे ज़रा आगे तक कस्बे की इमारतें फैल चुकी हैं, इसलिए वो कस्बे से निकलकर सीधे हदीदा जा सकते हैं हमारे पास आए बगैर। ओह, तो तुमने वाकई इन 4 कब्रसियों को परमिट जारी नहीं किया? कर्नल ब्लाशर के जहन में धमाके से होने लगे। कह तो रहा हूँ कि नहीं किए, और तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? नेल्सन ने इस बार कदरे खुशीले लहजे में कहा। कर्नल ब्लाशर ने बिजली की ऐसी तेज़ी से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ओह, तो ये मुजरिम है, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के एजेंट। ओह, कर्नल ब्लाशर चीखता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और उसके खुले हुए पट कर्नल ब्लाशर से ज़ोर से टकराए और वो चीखता हुआ पीछे हटा। जनाब, दरवाजे पर मौजूद जैक के हैरत भरे अल्फाज अभी मुंह से निकले ही थे कि कर्नल ब्लाशर ने बिजली की ऐसी तेज़ी से जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे गोली के धमाके से जैक बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल दहलीज से बाहर जा गिरा। नॉनसेंस, अहमक। गोली मार देने के बावजूद कर्नल ब्लाशर का गुस्सा कम न हुआ था और वो उसे फलांगता हुआ बेतहाशा बाहर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगा। हेलीकॉप्टर खाली था, शायद हरसन वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था, लेकिन कर्नल ब्लाशर को तो उस वक्त किसी चीज़ का भी होश ना था। वो उछलकर पायलट सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर का साकित होता हुआ पंखा पूरी रफ्तार से चलने लगा।
और फिर हेलीकॉप्टर एक झटके से फ़ज़ा में बुलंद हुआ और मुड़कर इंतहाई तेज़ी से त्राबलस की तरफ बढ़ता गया। अब ये बच कर नहीं जा सकते। अब कर्नल ब्लाशर इन्हें बताएगा कि ये अब तक कैसे बचते रहे हैं। कर्नल ब्लाशर ने रफ्तार और ज़्यादा बढ़ाते हुए कहा। हेलीकॉप्टर अब अपनी इंतहाई रफ्तार से आगे बढ़ा जा रहा था और कर्नल ब्लाशर की तेज़ नज़रें सड़क का इस तरह जायज़ा ले रही थीं जैसे उसे सड़क के नीचे ज़मीन में दफन किसी ख़जाने की तलाश हो। सीन चेंज होता है। लीजिए जनाब, अब हम चेक पोस्ट से बचकर इसराइल में दाखिल हो चुके हैं। जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये याकूब था और दमिश्क से रवाना होने के बाद वाकई वो इस कदर खौफनाक रास्तों पर जीप दौड़ाता हुआ यहाँ तक पहुँचा था कि इमरान जैसे शख्स को भी उसकी महारत और फुर्ती की दाद देना पड़ गई। गुड, अब आगे हिफा तक क्या पोजीशन है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। टाइगर पिछली सीट पर खामोश बैठा हुआ था। अभी तो हम तराबा जा रहे हैं। हिफा जाने वाला रास्ता तराबा से गुजर कर ही आएगा, याकूब ने जवाब दिया। तराबा? ओ, क्या हम तराबा से हट कर आगे नहीं बढ़ सकते? इमरान ने चौंक कर कहा। जा तो सकते हैं, लेकिन एक तो तवील चक्कर काटने की वजह से वक्त काफ़ी लग जाएगा। दूसरा ये कि तराबा में कोई ख़तरे वाली बात नहीं, वो मुकम्मल तौर पर अरबों का कस्बा है, याकूब ने जवाब दिया। कुछ भी हो, हमें कहीं रुकना नहीं, इसलिए तुम तराबा से हट कर आगे बढ़ो। अगर हम तराबा में ना रुके तो फिर हम लाजमन नखलिस्तान लेला रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमें पानी भी लेना पड़ेगा और पेट्रोल भी, याकूब ने कहा। नखलिस्तान लेला? क्या वो बड़ा कस्बा है? नक्शे में तो उसका नाम नहीं है। ओह नहीं जनाब, वो एक छोटा सा नखलिस्तान है। वहाँ पानी का कुआं है, इसलिए वहाँ कुछ आबादी भी है। वहाँ से हमें पेट्रोल भी मिल जाएगा, क्योंकि नखलिस्तान लेला से आगे हीफा तक फिर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से पेट्रोल मिल सके। पानी तो खैर रास्ते में एक दो जगह से मिल जाएगा, याकूब ने जवाब दिया। ओके ठीक है, वहाँ रुक सकते हैं, इमरान ने कहा और याकूब ने सर हिला दिया। जीप हिचकोले खाती हुई और लहराती हुई अभी तक मुसलसल रेत पर दौड़ रही थी। क्योंकि याकूब ने तराबा से हटकर आगे बढ़ना था, इसलिए उसने रास्ता बदल दिया और फिर तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल रेत पर दौड़ाने के बाद वो लोग एक पुख्ता सड़क पर पहुंच जाने में कामयाब हो गए। लेकिन इतनी देर में ही उनके जिस्मों का एक एक जोड़ दर्द करने लग गया था। सड़क पर पहुंचने के बाद जीप की रफ्तार और तेज़ हो गई, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद जीप अचानक झटके खाने लग गई और पेट्रोल ख़त्म हो गया। तवील चक्कर काटने की वजह से और रेत पर सेकंड गियर में चलने की वजह से पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो गया, याकूब ने चौंकते हुए कहा और साथ ही उसने जीप को साइड में करके रोक दिया। वो तुम्हारी लैला अब कितनी दूर रह गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा दूर नहीं है जनाब, मैं पेट्रोल ले आता हूँ, याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा और सीट से नीचे उतर कर वो जीप की पिछली तरफ आया और उसने वहाँ से एक खाली पेट्रोल टिन उठाया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ज़रा जल्दी आना, कहीं तुम लैला के दीदार में मस्त हो जाओ और हम यहाँ इंतज़ार में बैठे बैठे सूख कर मजनू बन जाए, इमरान ने उसके करीब से गुजरने पर कहा और याकूब हंस पड़ा। अभी आया जनाब, याकूब ने गर्दन घुमाते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गया। वो सड़क से उतरकर रेत के टीलों में दाखिल हो गया। शायद शॉर्टकट की वजह से वो इस तरफ से गया था। जल्दी वो टीलों की ओट में गायब हो गया। क्या बात है, क्या जंगल से निकलने के बाद खुराना भी भूल गए हो? इमरान ने पीछे खामोश बैठे टाइगर से मुखातिब होते हुए कहा। मैं आप पर कैसे हुर्रा सकता हूँ? टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो इमरान का मतलब समझ गया था कि वह नाम टाइगर की वजह से हुर्राना कह रहा था। मेरे हाथ में हंटर तो नहीं है, इमरान ने कहा और टाइगर बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। इमरान ने वाकई बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। हंटर होता तो मजबूरन खुराना ही पड़ता, टाइगर ने कहा और इस बार इमरान मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, आपके जहन में XZ फिल्म हासिल करने का कोई मंसूबा तो बहरहाल होगा ही। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद टाइगर ने पूछा। जाहिर है अब वो फिल्म तिल अबीब की सड़क पर तो ना पड़ी होगी कि जाकर उठा लेंगे, लेकिन चूंकि मुझे ये मालूम नहीं है कि फ़िल्म कहाँ मौजूद है, इसलिए फ़िलहाल तो तिल अबीब पहुँच कर ये मालूम करूँगा कि सदर मुमलिकत ने वो फ़िल्म कहाँ भेजी है। इसके बाद उसे हासिल करने की कोई मनसूबाबंदी की जाएगी, इमरान ने जवाब दिया और टाइगर ने सर हिला दिया। ओह, ये याकूब तो दौड़ता हुआ आ रहा है, क्या हुआ इसे? पेट्रोल का टिन भी साथ नहीं है, अचानक इमरान ने चौंक कर कहा और टाइगर भी चौंक कर उधर देखने लगा। वाकई याकूब टीलों के दरमियान बेतहाशा दौड़ता हुआ जीप की तरफ आ रहा था और उसके दोनों हाथ खाली थे। कोई गड़बड़ लगती है, लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? इमरान ने होंठ बिछते हुए कहा। इमरान साहब, इमरान साहब, याकूब ने जीप के करीब पहुँचती बुरी तरह हाँफते हुए लहजे में कहा। क्या बात है, क्या हुआ? इमरान ने पूछा। जनाब, वहाँ नुखलिस्तान में तो GP5 और रेड आर्मी ने पड़ाव डाल रखा है। कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक बजाते खुद वहाँ मौजूद हैं।
20 के करीब जीपें और एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। याकूब ने सांस बराबर होती तेज़ तेज़ लहजे में कहना शुरू कर दिया और इमरान की आंखें हैरत से फैलने लगी। कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक यहाँ नखलिस्तान में? इमरान के लहजे में वाकई शदीद हैरत थी। हाँ जनाब, वो दोनों ही मौजूद हैं और उन्होंने सड़क पर बाकायदा मोर्चे बना रखे हैं, याकूब ने जवाब दिया। अब वो अपने आप को संभाल चुका था। पूरी तफसील बताओ। इमरान के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। जनाब, मैं शॉर्टकट की वजह से सड़क की तरफ से जाने के बजाय रेत के टीलों के दरमियान से होता हुआ नखलिस्तान जा रहा था। नखलिस्तान से कुछ दूर पहले मुझे एक अरब मिल गया। वो अपना गुमशुदा ऊँट तलाश करने निकला था। वो हमारी तंजीम का रुकन है और मेरे मुतल्लिक भी जानता है। मैं भी उसी तंजीम से मुतल्लिक हूँ। उसने जैसे ही मुझे देखा फ़ौरन मुझे रोक लिया और फिर उसने मुझे सारी रोदात बताई है। उसका ख्याल है कि ये दोनों शायद किसी अहम फ़लस्तीनी लीडर के इंतज़ार में, जिसने सड़क के रास्ते तराबा से यहाँ आना है। चनाचा मैंने उसे कहा कि वो पेट्रोल लेकर खुफिया तौर पर यहाँ पहुँचा दे और ख़ुद मैं आपको इत्तला देने यहाँ आ गया हूँ। याकूब ने कहा, ओह, तुमने उसे पेट्रोल का कह दिया। अगर वो पकड़ा गया तो ये दोनों उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। चलो टाइगर, नीचे उतरो, हमें फ़ौरन ये जीप छोड़नी है। जल्दी करो, सामान के थैले उठा लो। इमरान ने उछल कर जीप से नीचे उतरते हुए कहा, जनाब, पेट्रोल मिल जाए तो हम वापस तो जा सकते हैं, वरना पैदल तो। याकूब ने हैरत भरे लहजे में कहा, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। आओ इधर टीलों में और सुनो, तुम पहले जिस रास्ते से गए थे उससे हट कर भी कोई रास्ता है नखलिस्तान जाने का? इमरान ने कहा, हाँ है, लेकिन लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। मगर नखलिस्तान में तो वो मौजूद हैं। याकूब की समझ में शायद अभी तक ये बात ना आई थी कि इमरान आखिर करना क्या चाहता है। आओ जल्दी करो, जल्दी प्लीज़। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर सड़क की दूसरी जानिब घसीटते हुए कहा और याकूब तेज़ी से आगे दौड़ने लगा। इमरान और टाइगर उसके पीछे थे। टाइगर ने पुश्त पर 2 थैले उठाए हुए थे। टीलों की ओट लेते हुए वो अभी दौड़ ही रहे थे कि यकलख्त इमरान आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। उसी लम्हे अगले टीले के पीछे पहुंचे हुए याकूब ने भी मुड़कर देखा तो इमरान ने उसे वहीं दुबक जाने का इशारा किया और वो खुद भी टाइगर समेत उस टीले के पीछे दुबक गया। उनसे थोड़े ही फासले पर कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक 12 फौजियों और एक मकामी अरब के साथ बड़े मोहतात अंदाज में चलते हुए सड़क की तरफ जा रहे थे और इमरान की नज़र अचानक उन पर पड़ गई थी। जब वो कुछ दूर आगे निकल गए तो इमरान तेज़ी से टीले के पीछे से निकला और उठकर याकूब के पास आ गया। टाइगर ने भी उसकी पैरवी की। हमने उनका हेलीकॉप्टर उड़ाना है। वो अब जीप की तरफ गए हैं। तुम हमें जिस कदर जल्दी नखलिस्तान तक ले जा सकते हो ले चलो। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया, आइए, याकूब ने कहा। और फिर वो वाकई रेत पर किसी सहराई लोमड़ी की तरह हंसी तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इमरान और टाइगर दोनों उसकी पैरवी कर रहे थे। मुसलसल दौड़ने की वजह से टाइगर और याकूब दोनों हाँफने लगे, लेकिन इमरान का सिर्फ सांस ही तेज़ हुआ था। लेकिन उन तीनों के जिस्म पसीने से बुरी तरह भीग गए थे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें नखलिस्तान के खजूरों के दरख्त नज़र आने लग गए और थोड़ी देर बाद वो आबादी के कदरे करीब पहुंच गए। अब उन्हें आबादी के साथ साथ जीपें नज़र आने लग गई थीं और ज़रा हट कर दूर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। लेकिन हेलीकॉप्टर के गिर्द 10 मुसल्लह फ़ौजी बाकायदा घेरा डाले खड़े थे। जीपों के पास भी आदमी मौजूद थे और इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि जीपों के साथ खड़े हुए फ़ौजियों के साथ ख़ास नस्ल के कुत्ते भी मौजूद थे जो सहरा में किसी को तलाश करने की ख़ास सलाहियत रखते थे और 20 मीलों तक वो मुसलसल ताक़ब कर सकते थे। इन कुत्तों को सैंड डॉग कहा जाता था। यहाँ एक मकान में हम छुप सकते हैं, याकूब ने कहा। नहीं, ये सैंड डॉग हमारा पाताल तक पीछा ना छोड़ेंगे। जीप जब उन्हें खाली मिलेगी तो वो लाजमन हमें इर्द गिर्द के इलाके में ही तलाश करेंगे और जीप के अंदर हम मौजूद रहे हैं, इसलिए हमारी मखसूस बू ये कुत्ते सूंघ कर सीधे हमारी तरफ आएंगे। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर? याकूब ने हैरान होकर कहा। टाइगर, थैले खोलो और बम गने बाहर निकाल लो। हम इन पर अचानक टूट पड़ेंगे और मुसलसल तबाही मचाते हुए सीधे हेलीकॉप्टर तक पहुंचेंगे। जल्दी करो, निकालो गने, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मगर बम गन तो सिर्फ एक है इमरान साहब। वैसे बम मौजूद है और मशीन गने भी हैं। अच्छा, ऐसा करो कि बम गन मुझे दो और तुम बम और मशीन गने लेकर उधर से चक्कर काट कर उनके अकब में पहुंचने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ। 5 मिनट बाद मैं फ़ायर शुरू कर दूँगा। तुम अकब से उन पर फायर करते हुए और बम फेंकते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करना। जाओ।
इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और टाइगर ने उसके हाथ में बम गन पकड़ाई और फिर खुद वो याकूब के साथ दौड़ता हुआ टीले के पीछे गायब हो गया। इमरान बम गन पकड़े आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी तेज़ नज़रें सारे माहौल का जायज़ा ले रही थीं। इसके साथ साथ वो घूम कर अकब में भी देख लेता था और फिर जब उसके ख्याल के मुताबिक 5 मिनट गुजर गए तो उसने बम गन का रुख उन जीपों की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। साएं की तेज़ आवाज़ के साथ ही कैप्सूल नुमा बम उड़ता हुआ जीपों के दरमियान पहुंचकर एक धमाके से फटा। इमरान ने दूसरा फायर किया और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से वो दौड़ पड़ा। उसी लम्हे इन जीपों की दूसरी तरफ से भी खौफनाक धमाकों और गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान ने तीसरा फायर किया और फिर बिजली की ऐसी तेज़ी से दौड़ता हुआ वो एक खजूर के दरख्त की ओट में रुक गया। जीपें तबाह हो चुकी थीं और हेलीकॉप्टर के गिर्द मौजूद फौजी टाइगर और याकूब की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। उन्होंने यही समझा कि जीपों को भी उन्होंने ही तबाह किया है। इमरान के लिए ये अच्छा शगुन था। वो खजूर की ओट से निकला और तेज़ी से दौड़ता हुआ एक मकान की कच्ची दीवार के साथ साथ दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब वो तकरीबन जीपों वाली जगह पर पहुंच चुका था। बम गन उसके हाथ में थी। वहां से 4 फौजी बिल्कुल उसके निशाने पर थे जो एक जीप के पीछे छुपे हुए फायर कर रहे थे। इमरान ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और खौफनाक धमाके ने उन 4 फौजियों के पर खचे उड़ा दिए और उसके साथ ही इमरान ने हेलीकॉप्टर की साइड में छुपकर फायर करते हुए एक फौजी को उछल कर नीचे गिरते देखा तो वो यकलख्त अपनी जगह से निकला और दूसरे लम्हे जैसे हवा में उड़ता हुआ वो सीधा हेलीकॉप्टर की साइड पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के अकबी हिस्से की तरफ से फायर किया जा रहा था। वहाँ एक टीला था जिसकी ओट में फौजी मौजूद थे। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर हेलीकॉप्टर के अकब में पहुंचती ही उसने यकलख्त ट्रैगर दबा दिया और वाकई एक टीले के पीछे दुबके हुए 4 फौजी एक खौफनाक धमाके से उस टीले समेत फ़ज़ा में उड़ गए। अब मैदान साफ़ हो चुका था। इमरान वापस पायलट सीट की तरफ भागा और इंतहाई तेज़ी से उछलकर पायलट सीट पर चढ़ गया। दूसरे लम्हे उसने इंजन स्टार्ट कर दिया और हेलीकॉप्टर का पंखा हरकत में आते ही टाइगर और याकूब समझ गए कि इमरान हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका है। चनाचा वो दोनों बेतहाशा दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। आ जाओ जल्दी, इमरान ने चीख कर कहा और वह दोनों इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। उसी लम्हे इमरान ने हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में बुलंद कर दिया और फिर इंतहाई तेज़ी से उसे बुलंदी की तरफ ले जाता गया ताकि नीचे से उस पर फायर ना हो सके। फायरिंग रेंज से ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचकर उसने जैसे ही हेलीकॉप्टर को घुमाया उसे दूर से कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक सिपाहियों के साथ बेतहाशा रेत की टीलों में दौड़कर नुखलिस्तान की तरफ आते दिखाई दिए। शुक्रिया कर्नल साहिबान, तुमने अच्छी और उम्दा सवारी मुहैया कर दी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हेलीकॉप्टर को हिफा की तरफ मोड़कर आगे बढ़ा दिया। उसके लबों पर अब इत्मीनान के तासरात नुमायाँ थे। उसे मालूम था कि अब कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक दोनों के पास सिवाय पैर पटकने के और कोई चारा ना रहेगा और वह जल्द ही हिफा पहुँच हेलीकॉप्टर छोड़ देगा। आपने कमाल कर दिया इमरान साहब, इस कदर शानदार मनसूबाबंदी का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। याकूब के लहजे में हैरत और तहसीन के मिले जुले जज्बात मौजूद थे। अभी तो इब्तिदाई इश्क है याकूब साहब, और इश्क की इब्तिदा भी नुखलिस्तान लैला से हुई है। अल्लाह खैर ही करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और याकूब बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान का हेलीकॉप्टर तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा जा रहा था कि यकलख्त हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर जाग उठा। हेलो हेलो, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, तुम जो कोई भी हो वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ओवर। कर्नल डेविड की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। फ़लस्तीन के जयालों के लिए वापसी मना है कर्नल साहब, इमरान ने लहजा बदल कर जवाब दिया। तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम इमरान हो? कर्नल डेविड ने चीखते हुए पूछा। मेरा नाम मजनू है जनाब, और आपने नुखलिस्तान लैला में पड़ाव डालकर मेरे इश्क की तौहीन की, इसका इंतकाम मैंने ले लिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो, तुम जो कोई भी हो वो वापस आ जाओ, वरना अभी इसराइली फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे तुम्हें फ़ज़ा में ही उड़ा देंगे। यहाँ से करीब ही इसराइली फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों का अड्डा है, हम उन्हें इत्तला दे रहे हैं, कर्नल डेविड ने कहा। मजनू का इश्क जंगी तैयारों की धमकी से ख़त्म नहीं हो सकता, ओवर एंड ऑल, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और ट्रांसमीटर का फ़ाइनल बटन ऑफ़ कर दिया। अब ट्रांसमीटर उस वक्त तक ऑन ना हो सकता था जब तक वो उसे खुद ऑन ना करता। उसे दरअसल फ़ौरी तौर पर याकूब से फ़ज़ाइया के अड्डे के बारे में पूछना था, क्योंकि अगर वाकई यहाँ अड्डा था तो फिर ये बात उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती थी। यहाँ कोई अड्डा है फ़ज़ाइया का? इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ़ करके मुड़कर याकूब से पूछा। हिफा में एक नया अड्डा बनाया गया है, याकूब ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वो फ़ौरन ही पहुंच जाएंगे। जल्दी बताओ याकूब, कोई ऐसी जगह जहां हेलीकॉप्टर छोड़कर हम पैदल चलकर पहुंच सके और फौरी तौर पर पनाह भी मिल जाए, इमरान ने तेज़ लहजे में पूछा।
हीफा से शुमाल मशरिक़ की तरफ एक गांव है, खुनक। अगर हम उस गांव तक पहुंच जाएं तो वहां एक इंतहाई खुफिया अड्डा है हमारी तंजीम का, याकूब ने जवाब दिया। वो यहाँ से कितनी दूर है? इमरान ने पूछा। वो हीफा से तकरीबन 50 किलोमीटर है, याकूब ने जवाब दिया। और इमरान ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ दिया और फिर थोड़ी ही दूर जाकर उसने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर बिल्कुल टीलों के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर एक जगह इमरान ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। आओ, यहाँ से हमें पैदल चलना होगा, इमरान ने कहा और उछलकर वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। याकूब और टाइगर भी नीचे उतर आए और फिर वो दौड़ते हुए आगे बढ़े। अभी तक फ़ज़ा में जंगी तैयारे नज़र ना आए थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इमरान का भी और उसके साथियों का भी इसराइल की एजेंसी से टकराव हो चुका है और एक दफ़ा तो खून रेज़ तसादुम भी हो चुका है इमरान का, अभी अभी जो उसने तबाही मचाई है। और अब आगे चल कर देखते हैं कि मज़ीद क्या तबाहियाँ मचती हैं और किस कदर बंदे फड़काए जाते हैं और क्या कुछ होता है। तो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।